अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करते हैं, यानी ज़िंदगी में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, अगर खोने की सिमत में थे तो फिर कैसे पाया, ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव आए या नहीं आए, अगर वो एक मंजिल की तरफ रवां दवां रहे तो उस मंजिल को हासिल करने के लिए वो कितनी दफ़ा गिरे, गिरकर संभले और संभल के फिर गिरे, और फिर जब गिरकर संभले तो फिर उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इसको कहते हैं कामयाबी, यानी मेरी कामयाबी। और ज़िंदगी का असल मकसद ही यही होता है कि ज़िंदगी में आप जिस सिमत में चलते हैं, जिस सिमत में जाते हैं, उसके ऊपर आपकी गिरफ्त अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे दोनों मेहमानों से, मेरे जावेद भाई जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बहुत बहुत माजरत कि आते हुए ट्रैफिक में मैं लेट हो गया, लेकिन ये मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ऑन टाइम शुरू हुआ हमारा और एयर पे जा रहा है, लेकिन 1 घंटे का वेट किया इन्होंने मेरे लिए। तो मैं दोनों गेस्ट से तो हाथ जोड़कर पहले माजरत, और मेरे जावेद भाई उनसे बहुत माजरत। और इसी के साथ अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि हाई कोर्ट के वकील का एक जो हमारे ऊपर टेंडर होता है, एक गुस्से वाली बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी होगा, उससे बात करते हुए भी एक हिचकियां लेनी पड़ेंगी कि बात होगी या नहीं। लेकिन आज मैं आपको मॉडल से मिलवाऊंगा जो कि खूबसूरत तरीन आदमी है और खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ क्यों है कि मैंने इस तरह भी केस उठाने। तो हमारे साथ अरुण प्रसाद साहब मौजूद, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी के बाद शकील कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि एक्स नाजिम भी हैं और रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं जी, गवर्नर 25-26 हैं। तो माशाल्लाह आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र माशाल्लाह। सबसे पहले तो हम इतनी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दम मुझ पे भी कर दिया करें, मैं भी थोड़ा सा पढ़ गया माशाल्लाह। और इतना दोनों के पास नॉलेज और इतनी पढ़ाई और इतनी बैकग्राउंड होने के बाद इतना वेट किया, गुस्सा नहीं दिखाया। थोड़ा सा टॉनिक मुझे भी बता दें, दोनों क्या क्या पीते हैं? सबसे पहले आप बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने रीज़न ही ऐसा बताया कि ट्रैफिक, वो यकीनन आजकल जो शहर के हालात है कराची के, तो उसमें ट्रैफिक जैम अक्सर मिलता है, तो उसमें देर सवेर हो ही जाती है। इसमें कोई लव यू हो गया भाई, ये तो ऑन एयर वाला लव यू हो गया जी। मॉडल साहब आपका नाम नहीं लूंगा मैं, बताएं कि आपने नहीं, मॉडल इतना अच्छा नाम है आपका, तो मॉडल बोलना ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना। ठीक है। तो अरुण भाई आप मुझे ये बताएं कि आप तो इतने हैंडसम हैं, ठीक है, जिमिंग भी करते हैं, कितने ऐसे से जिम कर रहे हैं? तकरीबन 8-9 महीने से 8-9 महीने से करें। तो किसने कहा था कि कोर्ट में और केसेस अच्छे अच्छे मिलेंगे, जिम जाना शुरू करो? किसने बताई थी ये बात? नहीं, मुझे खुद को ये महसूस हुआ कि नहीं, हेल्थ का जो है बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है रूटीन की बड़ी टफ है। हम लोगों के मामलात जो हैं वो हल कर रहे होते हैं, जहन से बड़ा काम लेना होता है, अपनी जिस्म से बड़ा काम लेना होता है। क्योंकि एक सीनियर वकील ने हमें कहा कि वकील का जो दिल है ना वो सोने का होना चाहिए, और वकील का दिमाग जो है वो बर्फ़ का होना चाहिए, और वकील का जिस्म जो है ना वो लोहे का होना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि आप दाढ़ी वाले या मूँछों वाले वकील का नाम सुन के महसूस होता है, तो वो तो चलें ठीक है, हमने अपनी ट्रेनिंग कर ली। फिर वही आपने कहा कि मैं 1 घंटा लेट आया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अपने दिमाग को बड़ी ट्रेनिंग दी हुई है कि किस तरह काम एंड कूल रखना है, ताकि हम पॉजिटिव रह पाएँ। और हमारी जो फील्ड है स्पेशली, वहाँ हमारा प्रेजेंट माइंड रहना ज़रूरी है। हम गुस्से की हालत में जो है वो प्रेजेंट माइंड नहीं रह पाते, तो इसीलिए ये भी मैंने अपनी ट्रेनिंग की है। साथ साथ जब से मैंने सुना कि वकील का जिस्म लोहे का होना चाहिए, तो मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली, ये महसूस हुआ कि हाँ, कि जिम जाना चाहिए, अपनी फिजिक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपको केस में तो ऐसे तो नहीं करते मैं जरा देख लें, ऐसा तो नहीं करना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चले हम अच्छा शकील साहब, आपके लिए भी मैं ये कहूँगा कि नाज़िम है, घरेलू मसाइल आप लोग इतने सुनते हैं, अपने घर तो भूल ही जाते हैं आप लोग ना कि हमारे घर में भी कोई मसले मसाइल होंगे। एक नाज़िम का यही काम होता है कि रोड्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गटर सेवरेज होल के ढक्कन नहीं है, रोड में पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सुनते सुनते तो शायद आप लोगों में पेशेंस इसलिए आ जाता है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे खैर मैं बचपन से ही सोशल एक्टिविस्ट था मैं, माशाल्लाह, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी कि भाई सियासत में आना चाहिए। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा था, यानी समारोह की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से आप लड़ रहे थे, तो वहाँ पर अमूमन आपने ये देखा होगा और सुना होगा कि जो बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं, वो अमूमन बिरादरी बेसिस पे ज़्यादा लड़े जाते हैं। लेकिन इत्तफाक से वहाँ मेरी बिरादरी को बहुत बड़ी तादाद में नहीं थी यूनियन कौंसिल समारोह में। मेरी बिरादरी के तो ज़्यादा 600-700 वोट होंगे। आपकी बिरादरी कौन सी है? कायम खानी। जी 600-700 वोट होंगे, लेकिन उसमें भी हम 2 बंदे इलेक्शन लड़ रहे थे नाजिम की सीट पर, और तीसरे भी एक और भी शख्स थे, और वो मुझे जो है वो 2100 वोट्स मिले थे।
तो वो एक बहुत बड़ी तादाद थी वोट्स की, तो वो यकीनन मुझे ये दूसरी इस जुबान कम्युनिटी की के वजह लोगों से। ने दिए थे ना। आपकी जुबान की वजह से, आपके अखलाक की वजह से। देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अपने हल्के की आप बात नहीं सुनेंगे ना तो कोई बात नहीं सुनेगा, ठीक जी। है। और सेकंड, इवन दो आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपका टीचर, आपका वकील, आपका जज, आपका डॉक्टर, काउंसलर, आपका ट्रेनर, ये लोग अगर काम एंड पीस नहीं होंगे तो जो हाल हो रहा है, फिर कर्जे चढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये चीजें बिल्कुल होंगी। इसी तरह ऐसा ही है ना, बिल्कुल इसी जी। तरह। अब हम अरुण की तरफ आते हैं। अरुण, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि फिर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि जब पढ़ाई की है तो उस वक्त एफआईआर नहीं कट रही होती, डकैतों को फर्ज करें मैं डकैत हूँ, आपसे स्नैच किया तो भाई से स्नैच किया, तो मैं आगे जाकर मुझे पुलिस वालों को भी अब कहते थे कि कुछ दे लेके बाहर आ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे क्या केसेस, मतलब लोग आपके पास आते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, या पावरफुल पार्टी है अगेंस्ट, तो उनके इसलिए हम लड़ नहीं सकते, या वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि हाथ पे आप छाग लगा के आ जाते हैं कि जीत गए। हाँ। देखिए, बदकिस्मती हम जिस माशरे में हैं यहाँ पर पुलिस को हमारा मुआफ़िज़ कहा जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज सुनने वाले बिल्कुल इस बात की गवाही देंगे कि आज अगर किसी की डकैती होती है, डकैती होने के बाद वो बंदा 100 बार सोचता है कि क्या ये मैटर में केस जो है रिपोर्ट कराने थाने जाऊं। अब थाने जाऊं ना जाऊं की क्या वजह होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो पुलिस का रवैया है वो बड़ा एम्ब्रेसिंग है। वो वहाँ बंदा जाके अपनी जितनी बेइज्जती महसूस करता है, वो चाहेगा कि मेरा कोई दोस्त वकील हो, कोई सहाफ़ी हो, या मैं किसी रेफरेंस वाले बंदे से फ़ोन करा के थाने फिर जाऊँ। हालांकि थाना जो एक प्रोटेक्शन हाउस है, हम वहाँ जाते हुए डकैती करने वाले जो डकैत हैं, हम उनसे इतने खौफज़दा नहीं होते। वो पिस्टल दिखाते हैं, हम मोबाइल दे देते हैं, लेकिन जितने खौफज़दा, मैंने वही कहा, हाँ, और जितना खौफज़दा हम थाने में जाने के लिए होते हैं, तो ये बड़ा यहाँ पे हर केस में मैं समझता हूँ कि हर केस में लोग जो हैं वो थाने में जाने के बाद यही हिरास होते हैं, ह्यूमिलेट होते हैं, और उनकी शिकायत प्रॉपर दर्ज नहीं होती। पुलिस वाले कहते हैं आप कंप्लेंट लिख के दे जाएं, हम एक एप्लीकेशन लिख के दे दें। अब एप्लीकेशन लिख के दें तो फिर वहाँ पेज नहीं है, आप से डकैती हो गई तो आप थाने पेज लेके थोड़ी जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस का कल्चर है, हालांकि कानून ये कहता है, अगर हम लॉ की बात करें तो एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी बताता है कि एसएचओ शैल ड्यूटी बाउंड टू रिड्यूस इन राइटिंग एनी स्टेटमेंट, कि एक शिकायत करने वाला चाहे कोई झूठ भी बोल रहा है, एक शख्स से डकैती नहीं हुई, वो जाके एक झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, तो फिल फॉर उसकी रिपोर्ट जो है विदाउट डिनाइंग एंड डिलेइंग उसकी स्टेटमेंट दर्ज करनी है, जो हमारा एक कानूनी हक बनता है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी कि ये वक़ुआ वाक़ई हुआ या नहीं हुआ। अगर शिकायत दर्ज कराने वाला शख्स झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ भी फिर कानून में है कि कार्रवाई की जाए। लेकिन एफआईआर जो हमारा राइट बनता है, बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पर कि एफआईआर दर्ज नहीं होती। और फिर मैं आपके तवस्सुल से, इस चैनल के तवस्सुल से दोस्तों को बताते चलूँ कि कभी अगर किसी के साथ ऐसा कोई मसला हो तो कानून का सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया गया सेक्शन 22(1)(a), जो बताता है कि कोई भी शख्स जो है कंसर्न सेशन जज की कोर्ट में जाके, भले सिंधी, उर्दू, इंग्लिश में जाके दरख्वास्त दे। वो वकील अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, वकील करेगा तो बहुत बेहतर है, वकील अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपकी जो भी लैंग्वेज है आप सेशन जज के पास दरख्वास्त देके वहाँ से डायरेक्शन ले सकते हैं कि एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज करे। अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें, क्योंकि कहते हैं कि आपका जब मामला जेल में होता है तो तब आपको एक सरकारी वकील भी दिया जाता है ना, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सरकारी वकील लड़ता है। तो क्या ऐसा है कि मेरा मामला है, साथ हमारे शकील भाई का मामला, वो एक अमीर बंदे, उन्होंने कोर्ट में आपको हायर कर लिया, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उनके पास जा सकूँ, तो क्या फिर उसमें भी मैं एप्लीकेशन दूंगा तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई वकील मिलेगा या ऐसा नहीं होता? देखिए, हमारे यहाँ जो एफआईआर, जहाँ भी एफआईआर हो, चाहे वो नेब की हो, एफआईए की हो, एंटी टेररिज्म की हो, या हमारी सिंपल पुलिस की कोई एफआईआर हो, हर एफआईआर में कानून आपको कंप्लेनेंट को सरकारी वकील देता है। जो आपने लफ्ज़ सुना होगा ना कि सरकारी वकील हैं या आप डिफेंस लॉयर हैं, सरकारी वकील तो आपको मिलता ही मिलता है। आप अगर पर्सनल वकील करना चाहें तो वो दोनों साथ में, जो पर्सनल वकील है, सपोज़ करें आपसे डकैती हो गई तो आपके केस में आपको सरकारी वकील तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी कि मैं सरकारी वकील को असिस्ट करूं, समझ। और अगर आप मुलजिम हैं किसी केस में और आप बतौर मुलजिम अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर कानून ये कहता है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि स्टेट उसको अपने खर्चे पे वकील दे, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि हर शख्स को राइट है कि वो अपने डिफेंस में एक वकील करे,
तो इसीलिए यहाँ पर अगर जो मुलजमान आपने देखा होगा जेलों में पड़े हुए हैं, जो वकीलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ है बहुत सी एनजीओज़ भी काम कर रही हैं और फिर वो कोर्ट में दरख्वास्त दे के कि हम वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें सरकारी खर्चे पे वकील दिया जाए, तो कोर्ट बिल्कुल उनके लिए एक वकील हायर करती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे एक बार से अरुण प्रसाद जो है वो एक हायर नाम है, ठीक है ना, हाई कोर्ट का वकील है, अब वो आपकी टक्कर पर आप जैसा ही वकील मुझे देंगे या वो थका हुआ कोई भी चल जाएगा? क्योंकि वो तो नहीं, देखें ये भी कानून में फेयर ट्रायल का जिक्र किया गया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 10 है, वो फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। सपोज़ करें आप दो लोग हैं, दोनों पे मर्डर का चार्ज है, आपने वकील किया, एक बड़ा नाम वाला एजाज़ हसन साहब को आपने वकील कर लिया और ये जो है वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कानून की ये ज़िम्मेदारी बनती है, बतौर जज जो है वो कोर्ट की ज़िम्मेदारी बनती है कि कोर्ट भी जो है वो इनके लिए भी बहुत अच्छा वकील, सपोज़ करें कंप्लेंट का वकील जो है वो फ़ारूक नसीम साहब हो गए, बहुत बड़ा नाम है, एक मुलजिम का वकील भी बहुत बड़ा है, तो जो मुलजिम अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोर्ट ये कोशिश करेगी कि इनका जो वकील हो वो भी कोई बड़ा नाम हो। चलें बड़ा अगर नाम ना हो तो उसका तजर्बा कम से कम 10-12 साल का फील्ड में हो, ताकि उसकी वो कैपेसिटी, उतनी कैपेबिलिटी हो केस को फाइट करने की। लेकिन वो हारता है या जीते ही तो डिपेंड करता है। अच्छा जी, हम शकील साहब आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताएं कि आप एक्स नाज़िम हैं, मौजूदा नाज़िम नहीं है, ठीक है? तो जब तक आप नाज़िम थे तो आपने चीज़ें बनवाई, चीज़ों को मेंटेन करवाया, मेन होल्स के ढक्कन लगवाए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई और पानी का निज़ाम अच्छा किया, सीवरेज का निज़ाम आपने अच्छा कर दिया। अभी भी वो चीज़ वैसी बरकरार है? अब आपको देख के दुख होता है कि मैं क्या करके गया था, क्या मुझे दे रहे हैं? नहीं, मैं असल में 2005 में नाज़िम बना था, ठीक है। फिर 2009 तक जो है 9 और 10 तक हमारा टेनओवर मेरा वो चला था, तो उसमें मैं नाजिम के साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर भी था, तो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन भी था। तो डिस्ट्रिक्ट का बजट भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का बजट भी वो बनाना और उसका सारा मेरी ही जिम्मेदारी थी। ठीक है। तो उस वक्त एज आ डिस्ट्रिक्ट जो है मैं चेयरमैन फाइनेंस कमेटी के, तो हमें वहीं से वहाँ डिस्ट्रिक्ट से भी बजट मिल जाते थे, तो उस पर हमने काफ़ी काम कराए थे हमारे यूनियन काउंसिल में। वैसे तो एक जो सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपने जो देखा होगा कि जो डायरेक्ट आवाम से पब्लिक से मुंतखब होकर आए थे वो यूनियन काउंसिल के नाजिम थे, लेकिन उन्हें इख्तियारात नहीं थे जितने इख्तियारात तहसील नाजिम और डिस्ट्रिक्ट नाजिम को मिल चुके थे। तो यूनियन काउंसिल के नाजिम को बेसिकली वहाँ पर इख्तियारात जो थे वो डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट इस टाइप के सर्टिफिकेट देने ही थे, लेकिन वहाँ पर एक हमारी पूरी समझ लो दोस्तों की ही वो तालका नाज़िम थे, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे, वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उससे फिर हमें फंडिंग आती रही जिससे हमें काम करने में आसानी हुई और मैंने बहुत काम कराया। उसके बाद फिर 2015 के अंदर दोबारा जो है वो मैं दोबारा इलेक्शन लड़के में जीत कर आया था। तो 2015 में मैं काउंसलर था उसी इलाके का, उसी टाउन का, टाउन कमेटी समारोह का, तो उसमें भी काफ़ी काम करवाए। फिर अब जो लास्ट इलेक्शन हुए थे इसमें जो है मैंने कॉन्टेस्ट नहीं किया इलेक्शन, क्योंकि मैंने थोड़ा मेरी मसरूफियत ज़्यादा हो गई थी रोटरी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं रोटरी का जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुंतखब हो चुका था, तो इसलिए फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था और साथ से थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर ली थी। अच्छा, रोटरी का थोड़ा सा बताइए कि इनका क्या कायदे कानून क्या है, क्या होता है रोटरी में? थोड़ा सा मैंने देखने वालों को कि जो लोग नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनको रोटरी के बारे में नहीं पता, तो रोटरी है क्या? बेसिकली रोटरी दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी, और ये हमारे इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे 1.4 मिलियन रोटेरियंस हमारे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, और वो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, उनको कोई पे वगैरह किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं करते। क्या है बेसिकली? हमारा मुख्तलिफ 7 एवेन्यूज़ है, मुख्तलिफ यानी हेल्थ के भी, एजुकेशन पर भी, वाटर फिल्ट्रेशन पर भी, यानी मुख्तलिफ हमारे फंड जमा खुद करते हैं। ये हमारी फ़ीस होती है जो हम लोग अपना हर मेंबर हर 6 महीने के बाद वो रोटरी इंटरनेशनल को जमा कराते हैं हम लोग। वो $100 के लगभग, माशाल्लाह जी। तो अब 1.4 मिलियन का आप लगा लें, उसके बाद 37,000 रुपए तो एक बंदे को देने पड़ते हैं। जी, हर मेंबर को देने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर हमारा एक रोटरी फाउंडेशन जो है उसके अंदर हम अगर हम अपना पॉल एरस फेलो मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए $1,000 देते हैं। इसी तरह उसके अंदर मुख्तलिफ पिन्स जो है हमें मिलती हैं, तो वो जो है हमारे कोई $10,000 भी लोग जो है डोनेट करते हैं उसमें। तो उस पिन में क्या होता है? मतलब वो इंजेक्शन, एक ऑनर, अच्छा ऑनर है कि भाई ये पेन है, जी, मुझे पंगा लोगों तो मैं पैसे मांगूंगा, ये वाला जी, बिल्कुल।
तो मुझे बताएं कि आपने कभी रोटरी के लोग वो एक्सीडेंटल केसेस को भी देख रहे होते हैं, एजुकेशन सेक्टर को भी देख रहे होते हैं, या सिर्फ आपकी कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं? नहीं, सब सारे सेक्टर सारे देखा को है। देखते हैं। 7 एवेन्यूज पे हमारे काम चल रहे होते ठीक हैं। है, ठीक है। तो अब जो रमजान जैसे आने वाला है तो इसमें भी आप लोगों की खिदमत होती जी है? बिल्कुल क्या बिल्कुल, मतलब इसमें आपका- हमारे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह सर्दियों में हमारी विंटर ड्राइव्स होती हैं। मुझे पता है अफ्तार सारी ट्रांसमिशन आ रही है, मुझे उसमें राशन चाहिए, कुछ मिल सकता है? बिल्कुल ये मिल पक्की जाएगा, बात है। बिल्कुल पक्का देखिए मिल मैं जाएगा। जावेद भाई आपके सामने बोल रहा हूँ ये वाली बात। अच्छा जी, मुझे एक चीज और आप पूछनी है कि आप लोगों की तरफ से, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर वीनस टीवी की मैं बात बहुत बाद में करूंगा, क्योंकि अभी इतना नया तो नहीं है, पर पुराना होगा, लेकिन ये रेडियो पाकिस्तान के ज़माने का चैनल नहीं है, ठीक है जी। रेडियो पाकिस्तान एक हब है जहाँ पर लोगों को तालीम दी जाती है, दर्स दिया जाता है। वहाँ का दस्तरख्वान बंद हो चुका है, अफ्तार का दस्तरख्वान। मुझे उसको आबाद करने, देखिए मेरे पास इतने फंड नहीं कि मैं हर एक को दे सकूं, ना ही आप कर सकते हैं, तो मिलकर कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ का जो है वो आपकी कोई कराची के मेंबर हो जो कि वहाँ का दस्तरखान सजा दें। जी बिल्कुल, हम कराची के मेंबर से बात कर लेंगे, और कराची में मुख्तलिफ जगहों पर रोटरी के मुख्तलिफ क्लब्स हैं ना हमारे कराची के अंदर, 70+ हमारे पास क्लब्स हैं कराची में, तो वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सहरी और इफ्तारी के प्रोग्राम्स करते रहते फिर हैं। आपने जावेद भाई से रब्ता कर लेना, तो इस वजह से मैं आपको ये एक टास्क दे रहा हूँ रिक्वेस्ट के तौर पर, अगर आप कर दें तो बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी अरुण, अब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास कभी ऐसा हुआ कि आपके लोग सच्ची हैं तो लोगों ने कहा कि आप शकील भाई के पास जाने नहीं, अरुण के पास आ जाता है, केस अच्छा लड़ेगा, कभी ऐसा हुआ? देखिए मैंने जो एक चीज़ सीखी कि लोग जो है वकील की काबिलियत की तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां बड़ी इंस्पायर होती हैं खूबसूरती से। अच्छा तो हो सकता है कोई इंस्पायर होके आया हो, लेकिन कभी किसी ने इजहार नहीं किया कि हम आपकी लुक की क्या वजह से मुझे आपके पास बताना आए। नहीं चाह रही, ये भी बात हो सकती है। हाँ नहीं, एक्चुअली अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हमने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम किया है, और अपनी काबिलियत को हर दिन कोशिश की है कि जो मैं कल था आज उससे बेहतर बन पाऊँ। तो हर दिन ये कोशिश की है, तो हमारे पास तो जितने भी लोग आते हैं तो मुझे तो यही महसूस हुआ है कि वो काबिलियत की वजह से आते हैं। जबरदस्त। तो हो सकता है कोई लुक्स की वजह से आता हो, लेकिन किसी ने इजहार नहीं किया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने आके, मतलब कोई भी केस, कोई भी, देखिए जरूरी नहीं कि गलत हम उसको नेगेटिविटी में दें, लेकिन अरुण से आके कहा हो कि आप कितनी दिन जिम करते हैं, आपकी मतलब डाइट प्लान क्या, ये हम अरुण से पूछेंगे डाइट प्लान क्या इनका, लेकिन मुझे बताएंगे कभी किसी ने पूछा? अरुण, बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग। काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि आप 15 मिनट होते हैं, 2 घंटे तो आपके लुक्स पे खा जाते हैं, फिर 15 मिनट आपका कहते हैं ना प्रोजेक्टिव बात होती है कि अच्छा केस में हम ये भी कर सकते हैं, तो ऐसा कभी हुआ? ऐसा है, बहुत से लोग, मैंने कहा ना कि मिलने के बाद भी, और फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड स्नैप पे बहुत ज़्यादा मैसेज रिसीव होते हैं। मॉडलिंग किया आपने? मॉडलिंग का मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं की नहीं है। वकालत भी है, वकील भी एक एक्टर है, जैसा केस मिलता है हम उस रूप में ढल जाते हैं। नहीं मतलब एक होता है ना कि मेरी पोर्टफोलियो बनना चाहिए, मेरे बिलबोर्ड लगने चाहिए, मेरी तो आपके वैसे कभी मेजर किया कितने का है आपका डोला? नहीं 15 का तो होगा जो जिस तरह नजर आ रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। तो मुझे ये बताएं कि आप डाइट फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल डाइट फॉलो करते क्या हैं। डाइट फॉलो करते हैं? चलिए सुबह बताएं नाश्ते में क्या खाते हैं? देखिए नाश्ता जो है मेरा वो तकरीबन 6 बॉयल एग होते हैं विदाउट यॉक, ठीक है, एंड कॉफ़ी, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी ठीक है, विदाउट मिल्क जो है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 11-12 बजे एक एप्पल ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर जो लंच है उसमें किससे चिकन लेते हैं, खाते हैं या लेके रख देते हैं? नहीं मतलब ये कि हमारे जो बार रूम्स बने हुए हैं अक्सर हम वहाँ चाय पीने जाते हैं, ऑनेस्टली अवेलेबल होता है वहाँ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जूस मिलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एप्पल जो है ना पर्सनल पॉकेट से खाते पीते हैं ना, पर्सनल पॉकेट मैं वही से। कह रहा हूँ, लोग बड़े परेशान हो जाएंगे कि वहाँ चले जाएंगे। हाँ नहीं अच्छा, एक आपने वहाँ हमारी एप्पल खा ली। कैंटीन्स बनी हुई हैं, कैंटीन में किसी ने क्या ऑर्डर किया, किसी ने क्या, तो मैं कोशिश करता हूँ कि समोसे पकौड़े को अवॉइड करके जो है ना एप्पल खा लें। ठीक है, कभी वो अच्छा उसके बाद आप दिन में खाना खाते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या खाते हैं? बॉयल राइस एंड चिकन या फिश में से कोई एक चीज़। अच्छा, आप गोश्त वाले तो नहीं है ना? नो आई एम नॉट वेजिटेरियन। नहीं, अच्छा वेजिटेरियन नहीं है। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली गोश्त का जायका भी नहीं पता, गोश्त क्या होता है, मतलब अच्छा। मुझे फिश का भी नहीं पता, वो चिकन भी आप मैंने वेजिटेरियन हैं प्योर? हाँ, मैं प्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं चिकन खाता हूँ सर, बाकी मुझे ना प्रॉन्स का जायका पता है, ना फिश का, ना बड़े गोश्त का, ना छोटे गोश्त का, ना मीट, ना बीफ, कुछ भी मुझे नहीं पता जायका क्या होता है। तो मैं इस तरह कह सकते कि मैं यस आई एम वेजिटेरियन, लेकिन अगर चिकन को आप इंक्लूड करते तो फिर मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन चिकन मैं खाता हूँ, और बाकी दाल सब्जी बेस्ट है। तो मुझे ये बताएंगे, वैसे आजकल तो दाल सब्जी भी 2 नंबर ही आ रही है, वो तो मली के उसमें पानी से निकाल के देते हैं। तो हम ब्रेक पर चलते हैं, फिर आकर हम शकील भाई आपसे पूछूंगा, आपने जिम क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक? आपको ज्वाइन करना चाहिए इनको देख के, ठीक है जी, क्योंकि आप भी हैंडसम है और लोग देखकर बोलेंगे कि
कि ये बंदे को जिम करना चाहिए। और इसी के बाद हम मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। एनर्जेटिक बातें जब हो रही होती है वाकई में टाइम का नहीं पता चलता, और ये दो मेहमान तो मैं क्या कहता हूँ, सुभान अल्लाह। एक मिलते हैं ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और हमारे साथ दो एनर्जेटिक गेस्ट मौजूद है। कहते हैं कि ये आपकी बदौलत ही हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, कि जब गेस्ट एनर्जेटिक होते हैं ना तो सवाल करने का मजा आता है। तो शकील भाई आपसे सवाल है, आप जिम में गए कभी? नहीं, मैं जिम तो नहीं गया, लेकिन मैंने क्रिकेट बहुत खेली। जबरदस्त। वो पक्की वाली क्रिकेट? बिल्कुल पक्की। या एक होते है कि तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल पक्की वाली क्रिकेट खेली। मैंने अपने वहाँ गांव में भी खेली, यहाँ फिर कराची। मैंने मेरी असल में एजुकेशन जो है कराची से ही है माशाल्लाह। मैंने नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है कराची से, इंटर भी यहीं से किया और ग्रेजुएशन। जबरदस्त। तो ये बताएं कि आप अच्छे बैट्समैन थे, आप अच्छे बॉलर थे या अच्छे फील्डर? मैं बैट्समैन और बॉलर। बॉलर जी। कैच वैच छोड़ देते थे? जी, फास्ट बॉलर था। नहीं वैसे कैच वैच छोड़ देते थे आप भी? नहीं, कैच वगैरह नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि मैंने क्रिकेट छोड़े हुए को तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं ना। तो अभी लास्ट 6-8 महीने पहले हमारे इलाके में हमने रोटरी की प्लेटफॉर्म पे एक मैच रखा था। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने दोबारा खेला। तो उस पे मैंने उस मैच के अंदर, हालांकि उसमें हमारे बहुत बाहर से भी गेस्ट आए हुए थे रोटरी के, उनके सामने मैंने जब क्रिकेट खेली तो उसमें पता नहीं किस तरह कुदरती तौर पर मैं उस दिन भी 50 मार ली मैंने। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यानी 52 इयर्स ओल्ड हूं मैं, यानी 52 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह बोला कर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लग नहीं रहे वैसे आपको, ऑनेस्टली बात बता रहा हूं। देखिए मैं कोई पॉलिश नहीं करता, मेरी गंदी आदत है कि मैं मुंह पे बात करता हूं। आप यू आर नॉट लुकिंग मोर देन 37-38, तो माशाल्लाह का वर्ड पहले यूज करें, फिर उसके बाद अपनी बात करें तो अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बड़ा फुकदान है शकील भाई कि हम माशाल्लाह नहीं बोलते। जी जी। शकील अच्छे लग रहे, शकील अच्छा खेल रहा था, शकील माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा था। तो माशाल्लाह से ग्रेस आ जाता है एक चीज को। तो ये ग्रेस आप खुद भी करें तो ताकि अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए, और आप ऐसे प्रोग्राम पर आते रहो ना, एनर्जेटिक सवाल आपसे करते रहे। ठीक है जी। अब हम आते हैं अरुण की तरफ। अरुण ये बताओ कि आप का अगर मैं कहता हूँ कि आपने अब डिनर की तरफ आते, डिनर में क्या खाते हो? डिनर में मिसेस जो है मेरी वेजिटेरियन है। ठीक है। तो डिनर अक्सर घर में ही होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि घर पे जो तैयार हो कुछ वेज में ही खाया जाए, क्योंकि सुबह में एग होते हैं और फिर दिन में चिकन या फिश होता है। तो रात को घर में जो भी बनता है मैं वो खाता हूँ। तो वो भाभी ये नहीं कहती कि क्या खा के आए हो आज दिन में? हाँ, नहीं उनको पता है सारी डाइट का, मुझे मेरा वही ख्याल रखती हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं जो है वो फिट हूँ। एक बात मैं बोलूँ, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 13 साल। अच्छा, बचपन में कर दी थी लगता है आपने। तो मकसद ये है कि मतलब बीवियों को होता है ना शकील भाई कि बंदा हैंडसम क्यों लगे, कोई और ना मेरा बंदा चुरा ले। तो कभी इनको इनसिक्योरिटी हुई? वो कभी कभार ऐसे मस्ती में फील कराते हैं, लेकिन वो जितनी तवज्जो मुझ पे असली वाली होती है। नहीं, मैंने ये अपनी ट्रेनिंग की है, मुझे पता है कि औरतें जब जब वो मियाँ पे शक करती हैं या देर से क्यों आए, तो मैंने अपने आप को ये बताया हुआ है कि ये केयर करने का तरीका है, तो इसको हमें ज़्यादा जहन पे नहीं लेना चाहिए। वो कभी कोई पाबंदी रखती हैं तो वो भी उनका प्यार होता है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि औरत के लिए जो उसका मियाँ है ना, वही पूरी दुनिया है। असल में मैं यहाँ पे एक बात अरुण आपके प्लेटफॉर्म से करूँगी, नहीं आपके कंधे पे। फर्ज करें आप अगर किसी को देख रहे हैं तो वो जायज है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी बीवी किसी की तारीफ भी करे तो आप उसका गला उतारने पे आए, तो भाई इक्वलेंट रखो ना। बिल्कुल। अगर आप इतने ओपन माइंडेड हो कि आप लड़की की तारीफ करो तो फिर लड़की को भी इजाजत दो कि वो लड़के की तारीफ करें, ठीक है। और जरूरी नहीं होता, मैं अपने घर की अगर बात बताऊं आपको तो अरुण, मेरे सामने अगर मेरी सिस्टर का, मेरी अम्मी का या किसी का भी मोबाइल पड़ा है तो मैं देखता ही नहीं हूँ भाई, या तो ट्रस्ट होता है या ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। इतनी दफा मुझे तो इतनी बुरी बुरी सुनने को मिल जाती है कि वो पड़ा हुआ था तो उसको उठा लेते हैं। इवन बाबा का कॉल आ रहा होता है या घर से किसी का कॉल, मैं नहीं उठाता, मेरे मोबाइल, जिसको प्रॉब्लम है मेरे मोबाइल पे करो। अब काफी दफा वो टाइम होता है कि उस टाइम पे मैं घर पे नहीं होता, या इत्तेफाक से मैं कभी मौजूद हूँ, या इतवार को भी मैं नहीं होता मौजूद, ऑफिस में होता हूँ क्योंकि मैं मीडिया कर रहा हूँ, तो मुझे 2 घंटे जो है वो ऑफिस संडे को भी देना होता है, मिनिमल टाइम देना होता है, पूरा दिन नहीं लेकिन देना होता है। तो कभी कभार मैं लेट चला जाऊं या घर से बैठकर काम वर्क फ्रॉम होम कर दूं तो मुझे घर वाले कहते हैं तुम्हें कॉल करने का फायदा कर, तुम नहीं अवेलेबल है, बाय चांस तुम अवेलेबल होते हो, तो या तो होती है ट्रस्ट होता है या नहीं होता। क्या कहेंगे शकील भाई इस बारे में? नहीं, बिल्कुल बीच का लेवल तो नहीं होता, तोड़ ताड़ के ट्रस्ट, अगले की भी आपने ABCDFG कर दिया उसके बाद यार ट्रस्ट तो ट्रस्ट देखो होना भी चाहिए एक दूसरे पर, ऐसे ही है, मियां बीवी का भी एक दूसरे पे ट्रस्ट, दोस्त हैं, भाई है ना, सबको आपस में ट्रस्ट होना चाहिए जी। और फैमिली के अंदर भी जो है, अब जिस तरह मेरे भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मैं कोशिश करता हूँ कभी मैंने उनके मोबाइल चेक नहीं किए,
कि मुझे ये नहीं, पूरा लेकिन यकीन है आपके लिए उनके मैं ऊपर। बोलूंगा शकील भाई, अरुण आपके बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, दो ठीक है। बेटे हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। 9 बेटे हैं, मैंने कहा दो माशाल्लाह। 2 बेटे हैं मुझे माशाल्लाह लगा से। 13 साल में 9 बच्चे, तो माशाल्लाह आप तो सही जा रहे हैं। तो मुझे ये है कि सॉरी यार भाई, नहीं, it's मुझे okay, गलत it's सुनने में okay. आया, नहीं, तो मैं it's सीखा। okay, it's okay. तो मुझे ये बताएं कि आपका एक चीज होती है, दोनों आप क्योंकि फादरहुड पर हैं, तो खिलाए सोने के वाले से, लेकिन देखिए शेर की नजर से, जरूरी नहीं कि बार बार मोबाइल चेक करें। आपको भी पता है कि आपने बचपन में जो हम बचपन में काम कर रहे होते, चीजों को हाइड कर देना, ये हर किसी को आता है। अगर हमें हमारी जनरेशन को आता है तो हमसे अगली जनरेशन को मोर देन 10% आता है। लेकिन ये होता है कि आप इतने फ्रेंडली भी ना हो कि वो बदतमीजी पर उतरा, इतने हार्ड भी ना हो कि दूसरों में वो दोस्त तलाश करें। तो आप म्यूचुअल रखें अपने आप को, बिल्कुल, और तो बेस्ट होता है। उनके बिहेवियर से सारा अंदाजा हो जाता है वालिदैन को कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। आपके 2 बेटे हैं, तो वो तो दुश्मन दुश्मन वाले ही होंगे। हाँ, बच्चे आपको पता है जिस नहीं, एज में है वो। असल में एक बात मैं बोलूं अरुण, जो बेटी होती है ना, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल। मेल सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। मेरी एक कजन है, उसका पहला बेटा ना, अच्छा लोग बड़े खुश होते हैं बेटे, कहते हैं यार अल्लाह ताला मुझे बेटी दे देता है। तो मैंने कहा कि, कहता है यार मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब बेटी होगी। अच्छा वाकई में उसकी बेटी हुई ना 4 महीने के, मेरा कजन ये माशाल्लाह मोटा ना, उसके हाथ भी नहीं उसके इस जगह से ज्यादा आगे नहीं जाते, लोग अपने बाप को हक करने की करती थी। और उसकी बेटा, बाबा मेरे लिए क्या लाए, बस लिया और साइड पे, कहते ये है लालची आदमी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा। बाकी में वो मेरे कजन, उन्होंने कभी मतलब अपनी बीवी के लिए भी वो कभी शॉपिंग पे नहीं गए। वो अपनी, अब उनके देखो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दूसरी बेटी दिया, तो पोनी वाले सेक्शन में घुसे हुए होंगे, वो चूड़ियों वाले सेक्शन में घुसे हुए होंगे, और चांद रात को स्पेशल बात करके आते हैं पार्लर पे कि मेरी छोटी छोटी बेटियों को मेहंदी लगा देना। तो ये नहीं ऐसा है, बड़ी बिल्कुल ऐसा है, हमने भी देखा है फैमिली में। बिल्कुल जहाँ बेटियां होती हैं वो ज्यादा प्यारी होती हैं, बेटियों को भी ज्यादा प्यार होता है बाप से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, यही चीज है। तो आपकी है बेटी? जी बिल्कुल, मेरी 2 बेटियां हैं, और मुझे इसलिए भी ज़्यादा प्यार है कि मेरी बहन कोई नहीं है। हम 5 भाई हैं, बहन कोई नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाइयों में बेटियों की तादाद कुछ ज़्यादा, 13 बेटियां हैं हमारे यहाँ। माशाल्लाह, और रहमतें ही 5 रहमतें हैं भाई। बिल्कुल, अल्लाह अच्छा की तो मुझे ये कुर्बानी। बताएं कि ज्यादा आपकी 2 बेटियां हैं, ज्यादा करीब आप बड़ी वाली के हैं छोटी वाली के हैं? यकीनन बड़ी वाली की बड़ी ज़्यादा वाली के, करीबी हैं, तो लेकिन छोटी अभी वाली बड़ी जिद की बनाती अभी होगी। थोड़े अरसे पहले ही शादी कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा की बेटी चली गई अपने पिया के घर, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपके दामाद को इतनी तौफीक दे को हमेशा अपनी आपकी बेटी को खुश रखे। आमीन। और अब तो छोटी वाली के मौज मस्तियां होंगी। हाँ नहीं, वो छोटी भी वो अपने शौक पे, मैं उसे पढ़ाई करने का शौक इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा तुम्हारा किस चीज़ का शौक है, तो उसने कहा मुझे ब्यूटिशियन यानी कोर्स करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2 साल से ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिए हैं, और अब एक ब्यूटी पार्लर में जो है वो रोजाना नहीं, लेकिन बाबा की फरमाइशें अलग होती हैं। देखिए आप बेटी अगर करोड़ भी कमा रही है ना, बाप से 10 रुपए लेगी, लेकिन लेगी जरूर। ये एक कुदरती नेचर है। अभी तक उसने जॉब वहाँ स्टार्ट नहीं की, सही, वो सिर्फ वॉलंटियरली जा रही है अभी नहीं तक। नहीं, मसला ये कि अगर वो करेगी भी तो वो आपसे जरूर लेगी, हाँ, क्योंकि नहीं, ये लेना अल्लाह भी- ताला ने लेना एक भी रिलेशन चाहिए, बनाया उसका है। हक भी बनता नहीं नहीं, आप अगर बेटे को 10 रुपए भी देंगे ना तो 10 दफा गिनेंगे, बिल्कुल। माह नहीं गिनती। लेकिन अगर आप बेटी को लाख रुपए भी देंगे तो बेटी ने क्या लिया है, मैं क्या बोलूंगा। तो ये बेटियों के साथ बिल्कुल, बापों का जो है ना वो थोड़ा सा एक इस तरह रिलेशन होता है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम अरुण की लाइफ के बारे में बात करें, तो अरुण लाइफ कैसी थी? बड़ी स्टेबल लाइफ गुजारी या उतार चढ़ाव थे लाइफ में? बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। जब से हम गांव में रहते थे, आज से अगर हम 23 साल पहले की, हमारा गांव ढेर की डिस्ट्रिक्ट कोट की, ठीक। तो आज से अगर हम बात करें 24-25 साल पहले की, तो बाबा जिस तरह से आज आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। गांव में ऐसा रवाज नहीं था कि लोग पैंट शर्ट पहने, वहाँ शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनी जाती थी, लेकिन बाबा उन दिनों में बड़े मोड थे। और फिर जिस तरह से आज हमारे यहाँ बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं, कराची में इम्तियाज़ है, इस तरह के बड़े बड़े मेट्रो हैं, इस तरह से हमारा गांव में डहरकी में एक बड़ा सुपर स्टोर था। बाबा का बड़ा नेम फेम पैसा सब था। बाबा अकेले थे बिज़नेस में, फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए बिज़नेस में। लॉसेस के बाद फिर हम कराची शिफ्ट हुए, और कराची पहले बाबा और मैं आए। बाबा ने मसाले का कारोबार शुरू किया, तो मैं बाबा से बड़ा अटैच था। थोड़ा बहुत खाना वाना बनाने आता था। बाबा कहते थे तुम चलोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगी कि चलो घर का कुछ बना के खाएंगे और मैं थोड़ा हैप्पी रहूँगा। तो मैं बाबा के साथ आया, फिर सारा दिन बाबा के साथ काम में भी हेल्प की, घरों में जाके मसाले भी बेचे, दुकानों से ऑर्डर भी लिए, पैकिंग भी की, थोड़ा थोड़ा काम बढ़ता गया। पढ़ाई आपकी साथ साथ हुई है? साथ साथ फिर पढ़ाई भी की, फिर फैमिली शिफ्ट हुई, फिर अल्लाह के हुक्म से पढ़ाई भी की। मतलब उतार चढ़ाव जो है ना वो ज़िंदगी में आते रहे। उसके बाद ही किस जगह पे बना के बिठा दिया उसे उतार चढ़ाव। एक बात ये देखिए, मैं अगर शकील भाई की बात करूं, शकील भाई आपने भी उतार चढ़ाव देखे होंगे लाइफ में। ऐसे जो पुख्ता शख्सियात है ना, कभी भी कहते हैं ना कि आप अगर हीरे को भी देखें
तो कोयले की कान से निकलता है। बिल्कुल ऐसे। उसको कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद जब वो हीरा तराश के बाहर आता है तो फिर उसकी कीमत क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आजकल खैर मर्द पे तो सोना हराम है, वो बड़ा मैंने एक अच्छा पढ़ा था, एक जुमला एक बच्चे ने लिखा था कि तालीम एक जेवर है और मर्द पर जेवर हराम है, इसलिए हम हासिल नहीं करते। लेकिन आप अगर देखिए कि आप अगर घड़ी की बात कर लें, आपने माशाल्लाह पहनी हुई है, इसको भी मोल्ड में डालकर मोल्डिंग की गई है। जी बिल्कुल। घड़ी सिंपली एक पट्टे का नाम नहीं है, इसको भी मोल्ड करके इस पे डिजाइन डाला गया, तो वो आखिर गर्म सेक्शन से होकर वो आज आपके हाथ पर आई है। तो हर एक हीरे को, चाहे वो शकील भाई हो चाहे वो अरुण भाई हो, आपको रेत चाहे में वो तपना जीशान भाई हो। तो एक चीज कि आप लोगों को रेत में तप के आगे आना पड़ता ये तो है। है, और एक बात यह है कि मुझे बहुत अच्छी लगी आप दोनों की ये बात, डाउन टू अर्थ है। आजकल लोगों के ना गर्दन में सरिया बहुत जल्दी आता है। मैं तो अपनी फील्ड की बात करूं तो एक शूट आ जाएगा भाई, फिर तो उनसे बात करना, एक साहब से आज मेरी बात हो रही थी फेसबुक पे और एकदम से उन्होंने ना लैंग्वेज चेंज कर ली। मतलब आप गाली देकर अगले को क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप तो अपना इमेज ही डाउन कर देते हैं अगले की नजर में कि आप क्या हैं। अच्छा एक बात भाई, आई डोंट नो हु आर यू, आप मुझे जानते नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं जानता, कौन है आप? मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। मैंने कहा अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत है मैं नहीं जानता, मतलब मेरे लिए तो आप जीरो है ना जब मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बता, फिर उन्होंने बातें ऐसी कर दी। तो अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा ऐसा रखे, आपका और आपका, क्योंकि आप ही देखिए एक वकील है ना, नाजिम बने तो नाजिम वकील होता है कि चीजों को सॉर्ट आउट करा, सॉल्व करा। इटसेल्फ ये भी एक वकील है। तो अल्लाह ताला कभी भी आप दोनों को उस रास्ते पे ना डालें जहां पर आप लोग अपने ही जो रिश्ता है, यानी आप एडवोकेट हैं और आप एक नाजिम हैं, तो आप लोग अपने रिश्ते के साथ यानी अपने पेशे के साथ ही जस्टिस ना कर सकते। हाँ, तो ये चीज। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं घूमने फिरने की, अरुण भाई कहाँ जाने का बहुत दिल चाहता है? अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो थाईलैंड, दुबई एंड मलेशिया जाना हुआ है। दिल करता है कि पूरी दुनिया घूमी जाए, क्योंकि मैंने ये भी सीखा है कि पूरी दुनिया हमारा घर है। टाइम मिले और फाइनेंस अगर आपके पास हैं, वीजा लग जाता है। जिस चीज़ की कोशिश हमारा नहीं लगता, मुझे वो पेपर मुझे भी दीजिएगा, मुझे वीजा लगा। नहीं बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान तो आपको पता है बहुत खूबसूरत तो है। कौन सी जगह जाने का पाकिस्तान में दिल करता है? स्कर्दू एंड हुंजा जो है, स्कर्दू तो अभी नहीं, जगह जम के आएंगे। हाँ, इन दिनों में वो आपको पता है वहाँ जाने का एक टाइम शेड्यूल है कि किन दिनों में आपको जाना चाहिए, लेकिन अक्सर जो है जब भी छुट्टियाँ मिलती हैं तो दिल करता है कि वहाँ लाजमी जाया जाए। सही। आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुल्कों में घुमा हूँ, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, फिर अभी पिछले दिनों में श्रीलंका गया था। कोई अकेले जाता है, कोई साथ नहीं ले जाता, मुझे बड़ी वो बात है। अब बताओ आप कहाँ जाना है? लास्ट में ताइवान भी जाकर आया हूँ। अब कहाँ जाना है? तो अभी मेरा ताइवान में दिसंबर में दोबारा मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। अच्छा माशाल्लाह। तो रोटरी के हवाले से मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरा टेनोर जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 25 को होगा। तो मुझे ये बताया कि 2 साल पहले हमारे इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है। तो इलेक्शन में जीत कर आया था माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मेरे ओपोनेंट ने 6 वोट लिए थे और मैंने 89 वोट लिए थे। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मतलब साथ लेके जाएगा, मैं भी चेक करने लगा। लास्ट मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो नेक्स्ट ईयर जो है फेब में अमेरिका में होगी। इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब जनरेशन की बात पहले मैं आपसे करता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप क्या फुकदान देखते हैं नई जनरेशन में, किस चीज़ का फुकदान देखते हैं? भाई मुझे तो अफसोस बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि आजकल जो नौजवान नस्ल जो है वो मनशियात की तरफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसे ही। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने पार्क्स और अपने ग्राउंड्स जो हैं वो आबाद करने पड़ेंगे ताकि हमारे नौजवान जो है इस मनशियात से जान छूटे उनकी और वो पॉजिटिव साइड पर आए। नहीं वैसे वो ग्राउंड में पीछे छपरा देख ले तो उधर ही घुस जाते हैं। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम जब ग्राउंड आबाद करेंगे तो एक दूसरे को देखकर शौक यकीनन बढ़ता है। जबरदस्त। जी अरुण भाई? देखें, यही जिस तरह से सर ने कहा कि मंशात के जो आदी लोग हैं ये यूथ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है। आजकल की जो यूथ है उसमें बड़ी एंजाइटी एंड डिप्रेशन है। रीज़न बिहाइंड के सोशल मीडिया का दौर है। आजकल आपने देखा होगा अंबानी की इंडिया में शादी चल रही है, तो सारे लोगों ने स्टेटस डाले, सारे लोगों ने डाले में। आप जब भी सोशल मीडिया, चाहे कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे कहीं भी आप जाते हैं तो आपको अंबानी की शादी के जो है ना वो रील्स आ रहे होंगे सामने। तो बहुत से मैंने देखा कि लोग जो है ना, बहुत से लोगों में जो यूथ है स्पेशली, उनमें बड़ी एंजाइटी आती है क्योंकि वो भी किसी ना किसी जगह पहुँचना चाहते हैं। आप भी पहुँचना चाहते हैं, हम भी पहुँचना चाहते हैं। तो उनमें जो इनसिक्योरिटी है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हालात वाक़यात देखते, ये जो मंशियात
के आदी लोग हैं, नशे की एक बड़ी वजह ये भी है कि आपका डिप्रेशन, और फिर दूसरी वजह ये कि डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं अमूमा। आज अगर हम यूथ की बात करें तो ये संगत, जो उनकी फ्रेंडशिप है, जो दोस्तियां हैं, सिगरेट पीना, सिगरेट से फिर यार ये टेस्ट कर लो मज़ा आएगा। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा, हाँ ये काम नहीं करे, ये चीज़ें बिल्कुल इस तरह से। और फिर आजकल वो रेप ये वो बहुत सी चीज़ें जो है हाँ बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो वहाँ कहीं जो फुकदान है ना वो चाइल्ड पेरेंट गैप की बात है। जिस तरह से आपने कहा कि वालिदैन को दोस्ताना भी एक रवैया रखना चाहिए। हम जिस मुआशरे में हैं या हर कोई भाग दौड़ में है, आजकल की जो मैंने एक नोट किया, शायद आप दोनों भी से एग्री करें, अदम बर्दाश्त है। बिल्कुल बर्दाश्त तो करनी नहीं है ना। अगर आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आप दोनों को, तो मैं एक जीनियस आदमी हूं, जरा सा मुझे पॉइंट आउट कर दें, मैंने ऐसी बाइटिंग शुरू कर देनी है कि आप वहां खड़े भी नहीं हो। अच्छा, फिर इखलाक से गिर जाते हैं। इखलाक में भी रह के आप बात कर सकते हैं ना कि इखलाक से, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि भाई ने फेसबुक पे कहा, तो इखलाक से गिरना बेसिकली आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी के साथ वक्त हम टुवर्ड्स टू एंड, और बाकी मुझे 1 घंटे के प्रोग्राम का पता नहीं चला आप लोगों के साथ कि कहाँ ये शुरू हुआ कहाँ। तो मैं आप लोगों से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा आप लोगों ने जरूर आना है, और मैं हाथ जोड़कर फिर सॉरी कहूंगा आप दोनों से कि आपको मेरी वजह से काफी वेट करना पड़ा। लेकिन अगर आज वाकई में बात ना होती तो बहुत 2 हीरे मैं खो देता। नहीं, वैसे कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, और आप नहीं, मेरे लिए बहुत मीठा फल रहा कि मुझे इतने खूबसूरत, और जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत गेस्ट को लाइन अप करने के लिए। आई लव यू ब्रो। और जावेद भाई के लिए मैं ये भी कहूंगा कि बहुत हलीमुत्तबा इंसान है। अल्लाह ताला ऐसा दोस्त हर एक को दे, और काम से काम रखने वाला, काम को आगे फोकस करने वाला। तो मैं जरूर ये कहूंगा कि हमारी ये जोड़ी बनी रहे। जाते जाते शकील भाई क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को? बस पैगाम यही है कि सामने कैमरा देख के बात बस पैगाम मेरा तो यही है, मेरा पैगाम तो है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जबरदस्त। और हमें सब मिलकर सिर्फ एक ही सोच रखनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए काम करना। जबरदस्त। देखिए जहाँ तक बात है, मैंने ये देखा कि आजकल हमने जितने भी प्रॉब्लम हैं, चाहे व्हाट्सएवर आप किसी भी प्रॉब्लम की बात करें, उसकी वजह जो है वो खुद से जो है ना, हमें खुद शनासी नहीं है, हम खुद से बड़ा डिस्टेच हैं। तो मैं ये चाहूँगा आज ज़ीशान भाई के तवस्सुल से कि खुद से जो है ना वो दोस्ती रखें। सबसे पहले खुद को ये समझें कि आपको अल्लाह मियाँ ने ये जो ज़िंदगी दी है ये क्यों दी है। आपको अल्लाह पाक ने जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते, इस तरह से हम हर शख्स, अगर दुनिया की बात करें 8 अरब की आबादी है, हर बंदा यूनिक है एक दूसरे से। अपने आप को यूनिक मानें और अपने आने का मकसद जान लें, तो मैं समझता हूँ कि आप में सब्र और जितनी खूबियाँ हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगी। जबरदस्त। और जिम के लिए बताएं कि क्या करें जल्दी से? देखिए फिजिकल मेंटेनेंस जो है, जिस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल लाजमी रखना चाहिए। वजह ये कि हम जिनको अपना दोस्त मानते हैं, फैमिली मेम्बर्स मानते हैं, मैं समझता हूँ देखिए मैं हाथ नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं ज़बान नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मेरी हैं और मुझे इनका ख्याल रखना है क्योंकि मैं इनके अंदर और ये मेरे साथ रहती हैं। तो जब तक मैं अपनी फिजिक का ख्याल नहीं रखूंगा तो मैं बड़े ख्वाब किस तरह पूरे कर सकता हूँ। जबरदस्त। लेकिन अगली दफा मेरा ख्वाब पूरा करना है कि काले कोट में नहीं आना, टी-शर्ट में आना। मैंने बाइसेप ट्राइसेप ना आपको फोकस करवाना है। डन हो गया? पक्की बात है। जावेद भाई के सामने बात कर रहे हैं, कैमरे के उस तरफ बैठे हैं। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपनी मिसेस के साथ आऊंगा, वो भी वकील हैं। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह हम साथ में आएंगे। डन हो गया। लेकिन आपने उस दिन फिर काले कोट में नहीं आना, उनको बना के लाए, कोई मसला नहीं है, वो देखेंगे लेडी। और भाई जनाब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में मेरी कामयाबी में आए, और अल्लाह ताला ऐसे ही मजीद आपको मजीद कामयाब करे, और ये सिलसिला जो जुड़ा है अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत के जहां रहिए, खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। अब से 2 दिन बाद हम रमजान करीम में होंगे और फिर मुलाकात होगी रमजान करीम के बाद। तो इस सेशन का आखिरी प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया और इतने खूबसूरत लोगों के साथ मैंने किया, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे गेस्टों को, मेरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में, सबसे स्पेशल फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की ये किसी को भी गैर ज़रूरी तंग किया जा रहा है, यहाँ पर रिलीजन बायरसिंग नहीं होगी, यहाँ पर इंसानियत की बात होगी कि इंसानियत में जहाँ पे जिसको तंग किया जा रहा है अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसी के साथ के जावेद भाई थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन इनसे मैंने सॉरी किया, और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि जब अगर कहीं पर गलती सरजद हो जाए तो सॉरी बोलने से रिश्ते बच जाते हैं। कहते हैं कि इंसान की शान है झुक जाना और मुर्दे की शान है अकड़ जाना। जब आप में आकड़ आती है तो समझें आप दुनिया से फना हो चुके हैं। सिर्फ गिनी चुनी सांसें जो हैं वो आप लेकर दुनिया से रुखसत होंगे, और फिर
आपके पीछे सिर्फ यही कहा जाएगा कि ये घमंडी था, नखरे वाला था, एरोगेंस वाला था, या सिर्फ अपनी बात मानता था। आप जब दुनिया में मौजूद ना हो या उस जगह पे मौजूद ना हो तो सब यही कहें कि यार ये शख्स नहीं है तो महफिल में जान नहीं है। सिर्फ इस चीज़ को समझ लें और ज़िंदगी निहायत आसान होगी इंशाअल्लाह। दिया इंसान के साथ तो फिर आपसे ज़रूर होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।